जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर 11 देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। आज आपका सिलेबस जो है वह समाप्त हो जाएगा, जिसमें हमें भारतीय प्रशासन का विकास पढ़ना है। अर्थात भारतीय प्रशासन प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक समय में कैसे उसका विकास हुआ है, इसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी अगर प्रीवियस चैप्टर्स आपने नहीं किए हैं, आप चैनल पर नए हैं, तो आपको बता दें कि प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की, हर पेपर की बनी हुई है। आप वहां से विजिट करके अच्छे से क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ सबसे पहले चैप्टर वाइज क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, पूरा सिलेबस समझाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, और सॉल्यूशन के साथ आपका उससे तैयारी भी हो जाती है। नेक्स्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पहले दिए जाते हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आने वाले रहते हैं, वही प्रश्न आपको बताए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। बाकी ये जो अभी कराई जा रही हैं क्लासेस, इसके नोट्स कहाँ पर मिलते हैं, नोटिफिकेशंस कहाँ पर मिलती हैं, विभिन्न जानकारी कहाँ पर मिलती है, ये सभी चीज़ें आपको चैप्टर के एंड में बता दी जाएगी। भारतीय प्रशासन की बात करें तो भारतीय प्रशासन जो है, भारतीय लोक प्रशासन के विकास की एक जो है यात्रा जो है बहुत लंबी है। जहाँ अनेक साम्राज्य बने और बिगड़े, वहाँ इसकी दो विशेषताएं निरंतर कायम रही हैं। कौन कौन सी ये विशेषताएं? जैसे कि प्रथम है प्रशासनिक संगठन की संरचना में प्रारंभिक इकाई के रूप में ग्राम का महत्व, और द्वितीय है प्रशासनिक संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों का सामंजस्य। अर्थात हमने प्राचीन इतिहास से ही देखा हुआ है कि विभिन्न शासक बने, बिगड़े, विभिन्न लोगों का राज आया, फिर लोकतंत्र आया, या जो है राजतंत्र देखने को मिला। परंतु दो ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हर एक क्षेत्र में रही। सबसे पहली कि जो गांव है उसका महत्व हमेशा बना रहा प्रारंभिक इकाई के रूप में, और दूसरा है केंद्रीकरण, अर्थात एक ही सरकार होना, शक्तियों का केंद्रीकरण होना। विकेंद्रीकरण अर्थात शक्तियों को विभाजित कर देना, शक्तियों का बंटवारा कर देना, उच्च पद से लेकर निम्न पद तक, ग्राम तक, जैसे कि सभी को जो है शक्ति जो है दे देना। तो ये जो दो विशेषताएं हैं वह शुरुआत से अभी तक जो है शामिल हैं। आज भी उक्त दोनों विशेषताएं भारतीय लोक प्रशासन में शामिल हैं। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय लोक प्रशासन के विकास को सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में देखा जा सकता है। सबसे पहला कि प्राचीन कालीन प्रशासन जो था, दूसरा है मध्यकालीन प्रशासन, और तीसरा है आधुनिक कालीन प्रशासन। चलिए हम देखते हैं प्राचीन कालीन प्रशासन के विषय में। प्राचीन कालीन प्रशासन में सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल, जो कि 2250 से 1750 ईस्वी तक रहा था। लिखित साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति का निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। आपको भी पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो लिखित साक्ष्य न मिलने के कारण एक प्रकार से सही सटीक बता देना कि उस वह समय में राजनीतिक या प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, यह अत्यंत कठिन है। लेकिन उस स्थिति को, वहाँ की स्थिति को देखते हुए हीलर तथा पिगट का अभिमत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साम्राज्य अच्छे ढंग से शासित साम्राज्य थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में सुनियोजित सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था थी। इससे यह प्रतीत होता है कि नगरों में नगर पालिकाएं थीं जो नगरों की समुचित व्यवस्था करती थी। पिगट के अनुसार योजनाबद्ध निर्माण कार्य को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि नगरों में नगर पालिका जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार के भवनों का निर्माण होता था, एक ही प्रकार की मूर्तियां जो है वह बनाई जाती थी, एक ही मापतौल प्रचलित थी, और एक ही लिपि जो है प्रचलन में था उस समय। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संपूर्ण सिंधु प्रदेश एक ही विशाल साम्राज्य में संगठित था। इस प्रदेश में एक संगठन, एक व्यवस्था तथा एक शासन की सत्ता थी। अर्थात उस समय पर हर एक चीज़ व्यवस्थित थी। इससे विद्वानों ने अनुमान लगाया कि जो सभी चीज़ें थीं वह किसी एक के नेतृत्व में की गई थी, एक संगठन के अनुसार उसको अच्छे से किया गया था। आगे हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल में कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी? ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो थी वह कुटुंब थी। परिवार का सबसे अधिक आयु वाला जो पुरुष होता था वह कुटुंब का प्रधान होता था, जो कि वर्तमान समय में भी होता है। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग अधिक कमाते हैं घर में वह जो है मालिक बनते हैं, एक प्रकार से उनका डिसीजन सब लोग मानने लगते हैं। कुटुंब के संसद सदस्यों द्वारा प्रधान की आज्ञा मानना परम आवश्यक था। अनेक
कुटुंबों के समूह को क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। और ग्राम का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामीणी कहते थे। ग्रामीणी का पद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। अनेक ग्रामों के समूह को हम विस कहते थे और उसके अधिकारी को हम विसपति कहते थे। और अनेक विस जब मिलते थे तो वह जन की रचना करते थे। जन के प्रधान को जो है वह गोप कहते थे हम। गोप प्रायः राजा ही हुआ करते थे। गोप का तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद था। एक प्रकार से इसमें विभिन्न चरण थे, जैसे कि सबसे पहले कुटुंब आपको देखने को मिला। कुटुंब मिलकर ग्राम बनाते थे, ग्राम से विस बनता था, विस से आगे चल के जन बनता था और जन का जो प्रमुख अधिकारी होता था वही गोप अर्थात राजा हुआ करता था, जो कि एक महत्वपूर्ण पद था प्रशासनिक व्यवस्था में। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन व्यवस्था प्रमुखतया जो है राजतंत्रात्मक थी, जिसका अध्यक्ष राजा होता था। ऋग्वेद में गणों का भी उल्लेख है, किंतु राजतंत्रों की ही संख्या जो है अधिक थी। राजा निरंकुश न थे तथा राज्याभिषेक के समय प्रजा के हित में ही कार्य करने की उन्हें शपथ लेनी पड़ती थी। राजा का पद जो है वंशानुगत था। राजा का सबसे पवित्र एवं सम्माननीय कार्य जो है शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना होता था। ऋग्वैदिक राज्य अत्यंत छोटे छोटे थे, अतः कुछ कर्मचारियों से जो है प्रशासन कार्य, ये देखिए ये गायब हो गया है, इसको हम स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राजा का पद जो होता था उस समय वंशानुगत होता था। राजा का सबसे पवित्र एवं सम्माननीय कार्य क्या होता था, शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना। ऋग्वैदिक राज्य अत्यंत छोटे छोटे होते थे, अतः कुछ ही कर्मचारियों में प्रशासन कार्य चल जाता था। अर्थात जैसे कि जब छोटे छोटे राज्य होंगे, कम वहाँ पर अधिकारियों की आवश्यकता होगी व्यवस्था को संभालने के लिए, तो वह समय ऐसा ही था। इन अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी का अत्यंत महत्व था। ऋग्वैदिक कालीन राजाओं को स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली 2 संस्थाएं सभा एवं समिति थी उस समय। अगला आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक युग के पश्चात के काल को हम उत्तर वैदिक युग कहते हैं। इस युग की प्रमुख विशेषता शक्तिशाली राजाओं का उदय होना था। इस युग में यद्यपि राजा का पद पैतृक होता था, परंतु कभी कभी उसका निर्वाचन भी किया जाता था, अर्थात पिता का पुत्र जो होता था जिसको चुना जाता था वही राजा बन जाता था। पैतृक जो है वहाँ पर शासन चलता था, परंतु कभी कभी जो है निर्वाचन भी कर दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक युग की अपेक्षा राजा की सहायतार्थ प्रशासनिक पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्यों के बढ़ते हुए परिमाण को देखते हुए ऐसा होना स्वाभाविक ही था। प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए राज्य में अनेक विभागों की रचना की गई, जिनमें प्रमुख वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, आरक्षण से एवं सेना विभाग, स्थानीय शासन विभाग थे। राजा मंत्रियों की सहायता से प्रशासन करता था और मंत्री का पद जो है परंपरा एवं जनमत पर आधारित हुआ करता था। ये तो हो गया आपका ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, सिंधु घाटी सभ्यता का। महाकाव्यकालीन प्रशासन उसके बाद आता है। महाकाव्यकालीन राज्य अधिकांशतः राजतंत्रात्मक थे, कुछ गणतंत्रात्मक भी थे। इस समय राजा की शक्ति में वृद्धि आवश्यक हो गई थी, किंतु वह निरंकुश बनने का इच्छुक नहीं था। राजा पर सामंतों, सैनिक अधिकारियों, कुलीनों एवं मंत्रियों का प्रभाव अभी बहुत था। राजा को उसके कार्यों में सहयोग के लिए 2 संस्थाएं थीं, मंत्रिपरिषद और सभा। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, एक कहानी की तरह आप समझ रहे होंगे कि सिंधु घाटी का सभ्यता जो थी वहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सटीक रूप से हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन विद्वानों ने बताया। ऐसे वहाँ पर व्यवस्थाएं थी, तो व्यवस्थाएं एक ही प्रकार की हर जगह थी, तो क्या हुआ कि एक संगठन के तहत रहकर उन्होंने कार्य किया हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन आता है। फिर ऐसे आप लाइन से जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जो कि आपको बताया जा रहा है बहुत ही साधारण शब्दों में। जो भी पूरा डाउट हो लेक्चर देखने के बाद आप पूछ सकते हैं, बस ध्यान से आप क्लासेस को सुनते रहिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन में लगभग 18 विभाग थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को अनेक इकाइयों में बांटा जाता था। सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी। 10, 20, 100 और 1000 ग्रामों के पृथक पृथक अधिकारी होते थे, जिन्हें क्रमशः ग्रामिक, विसंतीय, सतग्रामी और अधिपति कहा जाता था। इस काल में भारत में कई राज्य थे। राजतंत्रात्मक राज्यों में अंतिम अधिकार राजा के पास होता था और गणतांत्रिक राज्यों में सत्ता गण या समूह के अधिकार में होती थी। बौद्धकालीन राज्य आ जाता है, जो कि प्रशासनिक चिंतन उसमें महत्व दिया जाता था। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व एवं उनके समय में महाजनपदों के अस्तित्व का पता चलता है। महात्मा बुद्ध के समय अनेक गणतंत्रात्मक राज्य थे, जैसे कि शाक्य, कोलीय, मौर्य, मल्ल, बुली
लिच्छवी, विदेह, भग्गाद ये सभी उस समय गणतंत्रात्मक राज्य थे। इन गणतंत्रों के अतिरिक्त 4 राजतंत्र भी थे जो साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित होकर निरंतर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए संघर्षरत थे। यह राजतंत्र थे मगध, अवंती, वत्स और कौशल। बौद्ध साहित्य में बौद्धकालीन गणतंत्रों का वर्णन था। बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध संघों की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण था। बौद्धकालीन गणराज्यों में प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा में निहित होती थी, जो संस्थागार में होती थी तथा छोटे बड़े समान रूप से उसके सदस्य होते थे तथा समय समय पर मिलकर राज्य की समस्याओं का वह समाधान भी किया करते थे। राज्य का एक अध्यक्ष भी होता था जिसे राजा कहते थे, जिसको चुनाव के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार राजा का चुनाव समस्त मंत्रीगण एवं नागरिक एकत्रित होकर करते थे। राजाओं की संख्या बहुत बड़ी एक प्रकार से होती थी, राजाओं की उस समय की बात है। अगला आता है हमारा मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्य काल में राजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई और वह पर शक्तिशाली बन गया। कार्यकारी, न्यायिक और विधायी अधिकार आत्यंतिक रूप से उसी में निहित थे। प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उच्च कोटि का सेना नायक और विजेता तो था ही, साथ ही साथ उसमें उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता भी थी। उसके शासन को प्रबुद्ध राजतंत्र कहा जाता था, क्योंकि अत्यधिक शक्तिशाली होते हुए भी राजा का लक्ष्य प्रजा का अधिकाधिक कल्याण करना था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और सुनिश्चित अधिकारी वर्ग होता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया हुआ था। 18 तीर्थ अर्थात 18 उनके प्रमुख उच्च अधिकारी थे, जो कि कौन कौन थे? सबसे पहले मंत्री थे, दूसरे पुरोहित, तीसरे सेना नायक, चौथे युवराज, पांचवें दौवारिक जो कि मुख्य स्वागत अधिकारी एवं द्वार रक्षक हुआ करते थे, छठे अंतर्वेशिक अंतःपुरी का प्रभारी हुआ होते थे, प्रशस्ति राष्ट्रपाल पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होते थे, समाहर्ता आय संग्राहक जो होते थे, सन्निधाता जो कि कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टि क्षेत्रीय अधिकारी अथवा दंड नायक होते थे, नायक कौन होते थे? पद सेना का मुख्य अधिकारी या नगर कोतवाल, व्यवहारिक न्यायाधीश, नगर निरीक्षक स्थानीय निकायों का अधिकारी होते थे, व्यापाराध्यक्ष उद्योग तथा व्यापार का अधीक्षक, अंतपाल सीमा सुरक्षा संबंधी अधिकारी, कमिंतक खानों का अध्यक्ष, महापौर नगर का सर्वोच्च अधिकारी और 18वां होता था आटविक वन संपदा विभाग का अध्यक्ष होता था। ये जो 18 अधिकारी थे, इनमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज जो थे, ये 4 मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य होते थे। इनमें राजा महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श लेते थे। इन लोगों से राज्य प्रांतों में बटा था तथा प्रांत क्षेत्रों में बटे थे। प्रांतपति जो होते थे वह विश्वस्त व्यक्ति होते थे और अधिकतर राजकुल से नहीं नियुक्त किए जाते थे। क्षेत्र का अधिकारी जो प्रदेश होता था वह सामान्य प्रशासन, कर संग्रह और शांति सुरक्षा की वह देखभाल करता था। क्षेत्र ग्रामों में विभक्त थे और प्रत्येक ग्राम का अधिकारी गोप होता था। 10 ग्रामों का अधिकारी संग्राहक जो कि 200 ग्रामों का अधिकारी खावठिक और 400 ग्रामों का अधिकारी द्रोणमुख, 800 ग्रामों का अधिकारी जो है स्थानीय कहलाता था। ये सभी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, बस आप सुने रहेंगे तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ रहेगी कि अलग अलग चीज़ें कैसे विभाजित की गई थी और कैसे किस समय में प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती थी। प्रशासनिक इकाई ग्राम था और गोसा नामक अधिकारी वर्तमान पटवारी तथा लेखपाल के समकक्ष हुआ करते थे। मौर्य काल की नगर व्यवस्था जो है उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र की नगर पालिका का प्रशासन एक परिषद के अंतर्गत था जिसमें 30 सदस्य थे। इस परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या जो है 5 हुआ करती थी। इन समितियों का कार्य उद्योग, शिल्प, विदेशियों संपत्ति का लेखा जोखा, पूर्व जनगणना, व्यापार, तैयार माल का निरीक्षण, विक्रय, कर वसूली आदि देखभाल करना इनका हुआ करता था। कार्य प्रशासनिक सुगमता के लिए नगर को बाड़ों में बांटा जाता था। राज्य की आय व्यय का अनुमान पत्र जो कि बजट के अनुसार संतुलित हुआ करते थे। राजस्व विभाग प्रधान अधिकारी समाहर्ता होता था जिसके अधीन अन्य कई अध्यक्ष होते थे। एक विषय के प्रधास्व अधिकारी को युक्त कहते थे और मौर्य काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप अत्यंत सुव्यवस्थित और कल्याणकारी था। यह भावी के विकास पूर्ण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ था। आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि वर्तमान समय में विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं किसी न किसी साम्राज्य से, किसी न किसी प्रशासनिक व्यवस्था से ली गई हैं। उस समय में भी सोचिए बजट का जो है व्यवस्था थी, बजट में आय व्यय का चीज़ें देखी जाती थी। मंत्रिमंडल में होते थे लोग जिनसे जो है
परामर्श लिए जाते थे, सलाह लिए जाते थे विभिन्न कार्यों को करने के लिए। आगे हम देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त काल में प्रशासन मौर्यों के काल की भांति केंद्रीकृत और गठित नहीं था। यह मंडल जैसी व्यवस्था पर आधारित था और अनेक सामंत एवं राजा गुप्त शासन या सम्राट की अधीनता में साम्राज्य के विभिन्न भागों में शासन किया करते थे। गुप्त काल में एक तंत्र था और सम्राट ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था एवं सर्वोच्च शक्ति उसी में निहित थी। यद्यपि मंत्रिपरिषद अभी भी थी, तत्कालीन राजनीतिक वातावरण में अनेक मंत्रियों के पास शासन और सेना दोनों के अधिकार होते थे। सारा केंद्रीय शासन कई विभागों में संगठित था, जिसका प्रबंध मंत्री, अमात्य, कुमार अमात्य, युवराज, कुमारामात्य आदि अधिकारियों के हाथों में होता था। संपूर्ण गुप्त साम्राज्य कई इकाइयों में विभक्त था। इनका शासन गोप्ता, भौगिक, भोगपति, उपरित महाराज, राजस्थानीय जो है वह कहलाता था। प्रांत से छोटी इकाई क्षेत्र प्रदेश होती थी, जो वर्तमान की कमिश्नरी के समान थी, और इससे छोटी इकाई विषय आधुनिक जिले के समकक्ष थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम था, जिसका प्रशासन ग्रामिक महत्तर या भोजक देखता था। नगर और ग्राम की व्यवस्था चलाने के लिए विषयपति और ग्रामिक की सहायता के लिए परिषदें भी हुआ करती थी। गुप्तकालीन व्यवस्था में जनता खुशहाल थी। प्रशासनिक विकास की दृष्टि में गुप्तकाल को अच्छा कहा जाता था। गुप्तकाल जो है प्रशासन ने कुछ नए प्रशासनिक आयाम जो है सुझाए हुए थे। राजपूतों का शासन आता है उसके बाद। राजपूती काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का ही प्रभाव रहा। राजा वंश जो है परंपरा के अनुसार ही होते थे। उनकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होते थे। मंत्रियों के पद भी वंशानुगत चल पड़े थे। केंद्रीय प्रशासन निर्बल और सामंत प्रभावशाली थे। आपको सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, चीज़ें ऐसे आपके लिए जो है क्लिष्ट लग रही होंगी, क्योंकि एक साथ सभी साम्राज्य जो थे इतिहास में, उसको आप देख रहे हैं कि उसमें कैसे प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। तो ये चीज़ आप बस ध्यान से सुनिए, इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, आपको बस ध्यान से सुनना है, हर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे फिर भी जो सामंत प्रभावशाली उस समय थे, फिर भी प्रशासन गुप्तकालीन पद्धति के आधार पर विकसित हुआ। यद्यपि यह उतना सुसंगठित नहीं था। प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए समितियों का निर्माण किया जाता था। नगर प्रबंध के लिए पट्टानाधिकारी जो होता था, जो नगर पालिका प्रशासक की भांति जो है कार्य करता था। फिर आता है आपका सल्तनत काल। सल्तनत काल में प्रशासन का स्वरूप कैसा था? सल्तनत काल प्रशासन सैनिक प्रशासन था। दिल्ली के सुल्तान जो है निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक थे, किंतु बिना अमीरों और सरदारों के सहयोग के वे शासन नहीं कर सकते थे। सुल्तानों के भी मंत्री होते थे, किंतु उनकी संख्या निश्चित नहीं थी। उस सबसे बड़ा मंत्री जो है वजीर होता था। वह प्रधानमंत्री के रूप में होता था तथा उसकी सहायता के लिए अधिकारियों की एक पूरी श्रृंखला या टीम होती थी। प्रशासन के लिए राज्य प्रांतों या सूबों में विभक्त होता था और उसके प्रशासक को सूबेदार यह कहते थे। प्रांत सिखों में विभाजित होता था, जिनके प्रशासक सिकदार कहलाते थे। सिख सरकार में सरकार परगनों में तथा परगना जो है ग्रामों में विभाजित हुआ करता था। नगर प्रशासन केंद्रीकृत नौकरशाही द्वारा संचालित होता था और गांव में स्वायत्तता उस समय देखने को हमें मिलती थी। अगला आ गया आपका मुगलों का प्रशासन। इस काल में केंद्रीय शासक ही संपूर्ण शासन और राज्य का एक छत्र स्वामी होता था। शासन पूर्णतः केंद्रीभूत और निरंकुश था, किंतु प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतीय और स्थानीय शासन व्यवस्था भी प्रचलित थी। केंद्रीय शासन में मुगल बादशाह और उसके मंत्रीगण या वजीर आदि होते थे। इस शासन में केंद्रीय मंत्रियों या वजीरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। इस पद्धति में बादशाह ही सर्वोच्च न्यायाधीश और सेनापति होता था। केंद्रीय प्रशासन में मंत्रियों की संख्या 4 से 6 तक होती थी। इनकी सहायता के लिए दोयम दर्जे के निम्न स्तरीय मंत्री भी रखे जाते थे। औरंगजेब के पश्चात मंत्रियों की संख्या 8 तक हो गई। प्रमुख मंत्री थे वजीर, दीवान, मीर बख्शी, मुख्य सदर, खान समा जो कि विभाग के अध्यक्ष होते थे घरेलू विभागों के, काजी उल्काजात जो कि मुख्य न्यायाधीश कहलाते थे, मोहतासिब जनसाधारण की देखरेख करने वाले जो मंत्री होते थे वह मोहतासिब कहलाते थे। ये सभी लोग उसमें शामिल थे। मुगलों के प्रशासन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विभाग थे, जैसे कि आय व्यय विभाग, सेना एवं वेतन विभाग, शाही परिवार का प्रबंध देखने वाला विभाग, न्याय विभाग, धार्मिक संस्थाओं के दान आदि का विभाग, प्रजा के आचरण के निरीक्षण का विभाग, तोपखाना, खबर अथवा डाक, टकसाल। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप कहा जाता है। भारतीय प्रशासन के विकास में मुगलकालीन प्रशासन का एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान
रहा है। अब आपको हम इस समय वर्तमान की जो स्थिति है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय प्रशासन कैसी रही है और कैसी यह विकसित होती जा रही है, इसके विषय में देखेंगे और हमारा चैप्टर यह हो जाएगा समाप्त। तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का नया संविधान लागू किया गया तो भारतीय प्रशासन में भी मूलभूत परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन ने भारतीय प्रशासन को नवीन स्वरूप और विचार प्रदर्शन दिया। इस प्रशासन की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से हम विश्लेषित कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना और निर्वाचित विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो इसमें शामिल है। दूसरा क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि केंद्र सशक्त रहे और संकट काल में राज्यों के प्रशासन पर भी नियंत्रण पा सके। अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है, जिससे अगर राज्य देश के खिलाफ जाता है या उसमें कोई समस्या आती है, वह संविधान के अनुरूप नहीं चल पाता है, तो केंद्र जो है उस पर अपना नियंत्रण पा सके और राज्य की सुरक्षा, राज्य के लोगों की सुरक्षा को बना सके। तीसरा है पूर्व अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर वेस्टमिंस्टर आदर्श को प्राथमिकता देकर ब्रिटिश पद्धति की संस्थात्मक सरकार की व्यवस्था, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान उसमें होता था। यही सरकार देश के शासन को वास्तव में संचालित, नियंत्रित और निर्देशित करती है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय सरकार की विभिन्न धाराएं यह भी सुनिश्चित करती हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है ब्रिटिश सम्राट के समान औपचारिक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेगा। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, शासन का नहीं। वह देश की एकता एवं अखंडता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में संपूर्ण केंद्रीय कार्यपालिका के प्रशासन का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इंग्लैंड की तरह भारत में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। अर्थात जैसे कि जो व्यवस्था है संसदीय, यहाँ पर उसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र प्रधान है, लेकिन प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं, सभी कार्य एक रूप से औपचारिक रूप से कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल कार्य करता है। चौथा है संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित होने के कारण भारत में प्रशासन का केंद्र जो है प्रधानमंत्री है, जो मंत्रियों की सहायता से कार्यपालिका और संसद दोनों का वास्तविक नेतृत्व करता है। मंत्रिपरिषद ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के शासन को संचालित करने वाला प्रमुख अभिकरण है। इसी अभिकरण के चतुर्दिक शासन तंत्र कार्य करता है, अर्थात इसी के चारों तरफ जो है प्रशासन कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य होते हैं। इस स्तर पर मंत्री किसी एक या अनेक मंत्रालयों का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारण के पश्चात संबद्ध विभाग उस नीति का क्रियान्वयन या तो प्रचलित विधि के अनुसार करते हैं या आवश्यकता अनुसार संसद में नया विधेयक प्रस्तावित करते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित परामर्श भी देता है या अनुशंसा करता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा ठुकराया भी नहीं जा सकता है। पांचवा क्या है, मंत्रिमंडल की सहायता के लिए दो प्रकार के स्टाफ अभिकरण बनाए गए हैं, जैसे कि मंत्रिमंडलीय समितियां और मंत्रिमंडलीय सचिवालय। मंत्रिमंडलीय समितियां जो है वह भी दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी और तदर्थ। अस्थायी समितियों में प्रतिरक्षा, वित्तीय, प्रशासनिक संगठन, संसदीय एवं विधि संबंधी समितियां। तदर्थ समितियों का निर्माण समयानुसार तब किया जाता है जब अकल्पित समस्याएं उपस्थित होती हैं। मंत्रालय अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र के अंतर्गत भारत सरकार की नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन तथा पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्यतः किसी मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। सचिव मंत्रालय की नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है और किसी विभाग में कार्याधिक्य होने पर एक से अधिक सचिव भी नियुक्त किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल जो है सचिवालय के अंतर्गत कार्मिक विभाग, सांख्यिकी विभाग, मंत्रिमंडल कार्य विभाग कार्य करते हैं। ये सभी मंत्रिमंडल कार्य विभाग समन्वयात्मक कार्य करता है और प्रधानमंत्री के निर्देशों पर यह चलता है। छठा है सचिवालय संगठन के दो प्रकार के कर्मचारी वर्ग होते हैं, एक तो अधिकारी वर्ग और दूसरे अधीनस्थ वर्ग के अधिकारी वर्ग में सचिव, उप सचिव और अवर सचिव आदि होते हैं, जो प्रायः भारतीय सिविल सेवा के सदस्य होते हैं और जिनकी भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अधीनस्थ वर्ग में लिपिक होते हैं, जिनकी भर्ती भी केंद्र सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाती है। विकास के सभी कार्य
लोक सेवाओं के माध्यम से मुख्य रूप से राज्य ही निष्पादित करते हैं। देश में न्यायिक प्रशासन का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है एवं प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। संविधान में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका की तरह संघ और राज्य के लिए दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं है। एक ही न्याय व्यवस्था संघ और राज्य के कानूनों पर जो है प्रशासन करती है। यद्यपि ब्रिटिश काल के प्रशासन से ही वर्तमान भारतीय प्रशासन को पुनर्गठित किया गया है, किंतु यह एक आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसका कोई निश्चित अंतिम बिंदु नहीं है। भारतीय प्रशासन को अधिकाधिक लोकतांत्रिक स्वरूप देने के प्रयास इसमें अभी जारी हैं। अर्थात जैसे जैसे चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं, उसको समाधान करने के लिए नई नई व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं और लोकतंत्र को बनाए रहते हुए लोगों की रक्षा, सुरक्षा, अधिकार रक्षा के जो है प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि संविधान के अनुसार। तो यह हुआ आपका चैप्टर समाप्त। बाकी ये जो नोट्स हैं फ्री ऑफ कास्ट जो दिए जाते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो ये लास्ट चैप्टर है आपका, इसमें बता देते हैं आपको। इस नंबर पर मैसेज आप करेंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का आपको नोट्स चाहिए जो चैप्टर वाइज क्लासेस कराई गई हैं। उसके लिए दोनों पेपर के लिए आप 50 रुपीज़ पेमेंट कर देंगे, आपको जो है सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। बेहतरीन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी आप यूट्यूब पर क्लासेस करते रहिए, अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, या कोई चैप्टर आपके हिसाब से बचा हो तो कमेंट करके बताइए, वह भी आपको बता दिया जाएगा। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।